हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नव भारती परिवार। आज हम सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी से कि किन किन साइंटिस्टों ने सेल के बारे में अपनी अपनी राय दी और क्या क्या उन्होंने सेल के बारे में ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एंटन वैन लीeuwenhoek। इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिविंग सेल को ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने कॉक सेल्स के ऊपर स्टडी की और सेल के बारे में बताया कि सेल जो होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में हम किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने हमारे सेल थ्योरी को देते हुए ये बोला कि हर एक सेल जो होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होती है। अगर सेल थ्योरी के बारे में बात करें कि सेल थ्योरी क्या बोलती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म वन यानी कि सिंगल सेल से या फिर मोर देन वन सेल से बनी हुई होती हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो मोर देन वन से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल जो है सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो अपनी पुरानी यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा होकर आती हैं। अगर हम देखें कि सेल्स को कैसे कैसे देखा गया, किन किन इक्विपमेंट्स की हेल्प से उसको ऑब्ज़र्व किया गया, तो सबसे पहले एक लाइट माइक्रोस्कोप आया। इसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप कैन ऑब्ज़र्व लिविंग सेल इन ट्रू कलर, जो उसका कलर होता था उसी कलर में उसको देखा जाता था। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर जो होती थी वो 1000x तक होती थी और रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोन्स टू 0.5 माइक्रोन्स होता था। इसके बाद दूसरा माइक्रोस्कोप आया जिसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बोला। इसकी जो प्रिपरेशन थी उसमें सेल को मारा जाता था। फिर उसके बाद जो इमेज हम देखते थे वो ब्लैक एंड वाइट होती थी और मे बी समटाइम वो कलराइज्ड भी होती थी। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 1 लाख के आसपास होती है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, एक TEM एक SEM। TEM फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि 2D इमेज फॉर्म करता है, और SEM फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि 3D इमेज को फॉर्म करता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये SEM का एग्जांपल है। SEM में 3D वे में स्ट्रक्चर दिखता है और TEM में इस तरीके से 2D फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखता है। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑल सेल्स हैव एन आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA, यानी कि हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है उसका जो कि DNA के फॉर्म में होता है। DNA इज़ अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और हर एक सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्मा एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स के ऑर्गेनल्स और उसके न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है। ये सेल की फ्लैसिडिटी को मेंटेन करके रखता है और सेल श्रिंक ना हो और सेल अच्छे से सेल के ऑर्गेनल्स अच्छे से उसमें फ्लोट कर सके और सर्वाइव कर सकें, इसलिए ये सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्मा राइबोसोम्स के साथ ही प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड रहती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है ये सेल कंटेंट्स को आइसोलेट्स करती है, कंट्रोल व्हाट गेट्स इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल से बाहर क्या जा सकता है, अंदर क्या आ सकता है,
इन सबको कंट्रोल करने का भी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से फिल्टर का काम सेल के लिए करती है। उसके बाद ये सिग्नल्स को भी रिसीव करती है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो विद इन अ मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस फॉर्म में होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए नहीं होता है, इसलिए डीएनए का जो रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में मैंने बताया ये फ्लूइड एरिया होता है इनसाइड और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड द डीएनए रीजन। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस साइट होते हैं। सेल नीड्स सफिशिएंट एरिया surface area to allow adequate transport of nutrients in and wastes out। यानी कि सेल जो होता है वो स्मॉल साइज में क्यों होता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है ताकि न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले सके और वेस्टेज को बाहर कर सके। अगर उसका सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसको सो डज द नीड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज, यानी कि as cell volume increases so does the need for the transporting of nutrients and wastage। यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को और वेस्टेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए as cell volume increases the surface area of cell does not expand as quickly। इतनी जल्दी सरफेस एरिया बढ़ नहीं सकता है अगर सेल वॉल्यूम बढ़ेगी। तो अगर सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो इतना ज़्यादा वेस्टेज और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए सरफेस एरिया को लिमिट करना होता है सेल वॉल्यूम और सेल साइज। अगर हमें कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना हो तो उसके फ्रीली एजेस हो जाएं और लॉन्ग एंड नैरो साइज हो जाए। राउंड सेल हमेशा स्मॉल साइज में ही होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती थी वो हमारी बहुत ही पुराने टाइम की होती थी, एडवांस टाइप की नहीं है, और इसके अंदर जो उसका सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और उसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस की प्रोकैरियोटिक सेल की तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल भी होता है, साइटोप्लाज्मा भी होता है जो कि राइबोसोम्स के साथ होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड डीएनए रीजन के आसपास प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। कैप्सूल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्लैजेला भी किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता, और पिलाए भी किसी में प्रेजेंट होती हैं और किसी में नहीं। ये है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हो सेंटर में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फ्लैजेला हैं, फ्लैजेलम जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है और राइबोसोम्स हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का TEM प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था ना TEM और SEM, उसमें से TEM का ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से TEM माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखा जाता है और ये SEM का है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनके स्ट्रक्चरली अगर उनकी बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, स्मूथ और रफ। गोल्गी एपरेटस होता है, वेसिकल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोस्केलेटन होता है। सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इस तरीके से आप देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
इसके बीच में सेंटर में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो इस तरीके से प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हैं, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर हम देखें तो सभी की सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं विद द मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सभी सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है ये सेल के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट यानी कि बिल्कुल अलग सेल से करके रखता है। डीएनए डायरेक्ट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स, सेल की एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम डीएनए का होता है। डीएनए डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ आरएनए आर मेड, किस टाइप का आरएनए जो बना है उसको डिटरमाइन करने का यानी पता करने का काम डीएनए का होता है। द आरएनए लीव्स द न्यूक्लियस एंड डायरेक्ट्स दिस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस आरएनए करता है जब न्यूक्लियस से निकलता है। न्यूक्लियस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होता है जो कि 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ रहता है और उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और स्मॉल स्मॉल पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ईच पोर इज रिंग ऑफ 8 प्रोटीन विद एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द रिंग। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे साइटोप्लाज्म में होता है वो सेल का फ्लूइड होता है, से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है जिसके अंदर डीएनए आरएनए फ्लोट करते हैं। ये है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये बाइलेयर फेसिंग साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर पोर हैं जिसमें 8 रिंग्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। डीएनए इज अरेंज इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए जो अरेंज रहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फाइबर ऑफ डीएनए, डीएनए में जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं एंड द प्रोटीन अटैच टू द डीएनए, फाइबर ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन अटैच टू द डीएनए जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमेटिन ऑल ऑफ द सेल्स डीएनए एंड द एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस का जो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ कंडेंस्ड डीएनए वेयर राइबोसोमल सब यूनिट्स आर मेड, सब यूनिट एग्जिस्ट द न्यूक्लियस विया न्यूक्लियर पोर्स, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनल्स responsible for the modifying protein chain into their final form, synthesizing of lipids, packaging of fully modified proteins and lipids into vesicles for export or use in the cell. Endoplasmic reticulum ER continues with the outer membrane of nuclear envelope to form smooth and rough. 2 तरह के ER होते हैं, स्मूथ एंड रफ। ये वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। गोल्गी एपरेटस होते हैं, यानी कि नहीं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी एपरेटस होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स क्रिएटेड अ मेज, राइबोसोम अटैच टू द आउटर साइड ऑफ द RER। SER के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड SER, एंड RER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। RER का जो फंक्शन होता है वे प्रोटीन आर मॉडिफाइड एंड पैकेज इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट टू द गोल्गी बॉडी। SER ट्यूबुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटिन्यूज विद RER, नो राइबोसोम अटैच। फंक्शन जो होता है इसके अंदर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल्स। Additional function of SER in muscle cells, the SER stores calcium ions and release them during muscle contractions. In liver cells, the SER detoxifies medication and alcohol. Golgi apparatus stack of flattened membrane sac, function अगर देखें गोल्गी apparatus का,
Complete the process. Substances received from the ER, sorts, tags and packages fully proposed proteins and lipids in vesicles. Golgi apparatus receives transport vesicles from the ER on one side of the organelles. Vesicles binds to the first layer of the Golgi and its contents enter the Golgi. The protein and lipids are modified as they pass through layers of the Golgi. Molecular tags are added to the fully modified substance. These tags allow the substance to be stored and packaged appropriately. Tags also indicate where the substance is to be shipped. That is the structure of Golgi apparatus. अगर बात करें ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर वेसिकल्स इज इक्वल्स टू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक. Transport modified proteins and lipids from the ER to the Golgi apparatus and from Golgi to final destination. Putting it all together, DNA directs RNA synthesis. RNA exists nucleus through nuclear pore. यानी कि DNA जो है RNA को सिंथेसिस करने के लिए डायरेक्ट करता है, बताता है. फिर RNA जो हैं वो न्यूक्लियस को छोड़ के न्यूक्लियर पोर की हेल्प से राइबोसोम्स तक पहुंचते हैं. राइबोसोम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है. प्रोटीन विथ प्रॉपर कोड एंटर RER. प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन RER एंड लिपिड्स आर मेड इन SER. प्रोटीन्स जो हैं वो RER में कन्वर्ट होते हैं और लिपिड्स जो हैं वो मॉडिफाई होकर SER में कन्वर्ट होते हैं. वेसिकल्स कंटेन द प्रोटीन्स and lipids bud off from the ER. Putting it all together, ER vesicles merge with Golgi body. Proteins and lipids enter Golgi. Each is fully modified as it passes through layer of Golgi. Modified products are tagged, stored and bud off in Golgi vesicles. Golgi vesicles either merge with the plasma membrane and release their content or remain in the cell and serve as purpose. Vesicles, small membrane bound sac. Examples: Golgi and ER transport vesicles. Peroximose, where fatty acid are metabolized, where hydrogen peroxide is detoxified. Lysosome. The lysosome is an example of an organelle made of the Golgi apparatus. Golgi packages digestive enzyme in a vesicle. The vesicle remains in the cell and digests unwanted or damaged cell part, merges with food vacuole and digests the content. Tay-Sachs disease occurs when the lysosome is missing. The enzyme needed to digest a lipid found in nerve cells. नर्व सेल्स के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट कर सके. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसको Tay-Sachs द्वारा डिसीज़ हो जाती है. Tay-Sachs नाम की डिसीज़ हो जाती है. एज ए रिजल्ट द लिपिड accumulates and nerve cells are damaged as the lysosome swells with undigested lipid. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो ATP को सिंथेसिस करने का होता है. 3 मेजर पाथवेज इन्वॉल्व इन ATP प्रोडक्शन: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यानी कि ETS. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 1 to 5 माइक्रोन्स होता है. आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है जो कि हाईली फोल्डेड होती है और जो फोल्ड होते हैं उनको क्रिस्टी बोलते हैं. इनर जो मेम्ब्रेन स्पेस होता है और आउटर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है. मैट्रिक्स में DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है. फंक्शन की अगर बात करें तो ये ATP का सिंथेसिस करता है और इसके मेजर पाथवे को बता ही दिया. 3 टाइप्स के होते हैं. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के द्वारा होते हैं, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स द्वारा होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया TEM द्वारा. वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन सैक्स दैट आर जनरली लार्जर देन वेसिकल्स.
Example, food vacuole formed when protists bring food to the cell by endocytosis. Contractile vacuole collect and pump excess water out of some freshwater protists. Central vacuole covered later. साइटोस्केलेटन के फंक्शन की बात करें, गिव सेल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, शेप एंड एबिलिटी टू मूव. स्ट्रक्चर, interconnected system of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. Only animals, all are proteins. This ये जो है स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का. माइक्रोफिलामेंट, थिननेस साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स रॉड लाइक, कंपोज्ड ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन. जो प्रोटीन है उसका नाम है एक्टिन. एनेबल सेल्स टू चेंज शेप एंड मूव. Cytoskeleton, intermediate filaments present only in animal cell of certain tissue. Fibrous protein joined to form a rope-like structure, provide internal structure, anchor organelles in place. Cytoskeleton, microtubules, long hollow tubes made of tubulin protein globular, anchor organelles and act as track for organelle movement. Move chromosome around during cell division. Used to make cilia and flagella. Movement के लिए cilia और flagella का यूज़ करते हैं. cilia और flagella की बात करें, structures for cell motility. cilia और flagella both are responsible for the motility of cell. Move whole cell or materials across the cell surface. Microtubules wrapped in extension of the plasma membrane. 9+2 arrangement of MT. Plant cell structure की बात करें, structure found in plant but not animal cells. Chloroplast, central vacuole, plastid या फिर vacuole जैसे chromoplast, amyloplast. सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एनिमल सेल में. सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंटेड नहीं होता है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होता है. क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है जहाँ पे प्लांट जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं. स्ट्रक्चर, टू आउटर मेम्ब्रेन, thylakoid membrane system, stacked membrane sacs called granum, chlorophyll in granum, stroma, fluid part of chloroplast. It is the structure of plant cell. Chromoplast contain colored pigment called carotenoids. Amyloplast stores starch. Central vacuole function storage area for water, sugar, iron, amino acids and wastage. Some central vacuoles serve specialized function in plant cells, may contain poisons to protect against predators. Large membrane bound sac occupies the majority of the volume of the plant cell. Increase cell surface area for transport of substance. Cells can be larger. Cells interact with their environment and each other via their surface. Many cells are protected by more than the plasma membrane. Cell wall function, provides structure and protection. Never found in animal cells, present in plant, bacterial, fungus and some protists. Structure, wraps around the plasma membrane made of cellulose and other polysaccharides, connected by plasmodesmata channels through the walls. This is the structure of cell wall. Wall of two adjacent plant cell, plasmodesmata, layer of one plant cell wall, cytoplasma, plasma membrane, and that is the vacuole. This is the structure of typical plant cells. वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है. Origin of mitochondria and chloroplast. Both organelles are believed to have once been free living bacteria that were engulfed by a larger cells. Evidence: each have their own DNA.
Their ribosomes resemble bacterial ribosomes. Each can divide on its own. Mitochondria are same size as bacteria. Each have more than one membrane. Plasma membrane protein connect neighboring cell called cell junction. Junction का मतलब होता है कनेक्शन. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है नेबरिंग सेल्स के साथ जुड़ जाती है उसे हम सेल जंक्शंस बोलते हैं. प्लांट सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा प्रोवाइड चैनल बिटवीन सेल्स. यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो सेल्स के बीच में चैनल्स प्रोवाइड करता है जिससे एक कनेक्शन या जंक्शन बनता है. 3 types of cell junction in animal cells: tight junction, adcoring junction, gap junctions. Tight junction membrane protein seal neighboring cells so that the water soluble substance cannot cross between them. See between stomach cells. Anchoring junction cytoskeleton fiber join cell in tissue that need to stress. See between heart, skin and muscle cells. Gap junction membrane protein on neighboring cell link to form channels. This link the cytoplasm of adjoining cells. These are the 3 junctions: tight junction, anchoring junction and gap junction. Thank you for watching this video.